हेलो बच्चों, लाइव पाठशाला से मैं रजनीश कुमार सिंह सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों ने क्लास 8th की परीक्षा दे चुके होंगे और अब अगली कक्षा यानी कक्षा 9th के लिए वो कुछ अलग स्कूलों में एडमिशन भी लेंगे, सरकारी और गैर सरकारी निजी स्कूलों में, या उसी विद्यालय में आगे वो अब पहुंचने वाले होंगे। तो कक्षा 9 में बेटा अब आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो आपके कुल मिला के 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे, 6 विषय हो जाएंगे। इसमें से एक विषय आपका, एक सब्जेक्ट आपका आएगा बेटा साइंस, जिसे आप हिंदी में बोलते हो विज्ञान। और ये साइंस बेटा आपका 100 नंबर 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 नंबर के पेपर आएंगे जिसको 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा। इसके एक भाग में आप पढ़ोगे फिजिक्स, जिसे आप कहते हो भौतिक विज्ञान। दूसरे में आप पढ़ोगे रसायन विज्ञान, से आप केमिस्ट्री कहते हो। और इसका बेटा तीसरा भाग जो होता है जीव विज्ञान, से आप बायोलॉजी कहते हो। फिजिक्स 35 मार्क का क्वेश्चन आता है, रसायन विज्ञान से 30 नंबर और जीव विज्ञान से 35 नंबर। इसमें थोड़ा सा बेटा मुझे डाउट है, इसमें आप देख लेना। हो सकता है जीव विज्ञान 30 नंबर का आता हो और रसायन विज्ञान 35 नंबर का आता हो। दोनों में नंबर की म्यूचुअल चेंजिंग है, तो टोटल तीनों का योग हो जाता है 35 35 70 30, 100 नंबर का पेपर। तो इस हिसाब से अब आपका जो ये विषय तैयार होगा साइंस का, तो इसमें आपका पहला पाठ आएगा गति के नियम, गति का नियम। लॉ ऑफ मोशन, जो हम आप गति करते हैं उसके क्या नियम हैं। इसको इस पाठ को समझने के पहले आपको कुछ बेसिक आधार चीजों को समझना होगा। तो पहली चीज इसमें जो आप आधार चीज आपको समझनी है वो होती है बेटा कण। कण के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, फिर पिंड क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, फिर बेटा दृढ़ पिंड क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे। फिर इसके बाद स्थिति के बारे में समझेंगे। इतनी बातें समझने के बाद तब हम पाठ से आपको जोड़ेंगे गति क्या है उसके नियम। तो इसमें पहला शब्द आ रहा है बेटा कण। कण को इंग्लिश में कहा जाता है पार्टिकल। पार्टिकल कण का मतलब जिसकी विमा शून्य हो। ये विमा का क्या मतलब, जैसे आपने पढ़ा है दूरी, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई, यानी हम उसे किसी भी पैरामीटर में व्यक्त ना कर सके, हम उसका मापन ना कर सके, वो कहलाता है कण। इसके बाद आता है पिंड। पिंड जिसका अपना आकार, अपनी आकृति होगी, जिसमें मोटाई, चौड़ाई, गहराई, ये सब चीजें होंगी, जिसमें आयतन होगा, जिसमें क्षेत्रफल होगा, में त्रिज्या होगी, व्यास होगा, वो पिंड कहलाएगा। क्योंकि कण शून्य विमा का है, कण की अपनी कोई भी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं है, आप इसे किसी भी स्केल से नहीं माप सकते। तो जब कई कण एक साथ ऐसे मिलेंगे तो वो कुछ एक रचना का निर्माण करेंगे, इसी को कहा जाएगा पिंड। यानी कई कणों का समूह जो एक दूसरे के ऊपर, एक कण दूसरे कण के एक बल से बंध जाए तो एक जो आकृति का निर्माण होगा, गोलाकार, चपटा, उसी को बोला जाएगा पिंड। अब आता है दृढ़ पिंड क्या होगा।
दृढ़पिंड का आशय क्या है? जैसे हमारे सपोज करो कि हमारे पास ये कोई एक पिंड है जो कई छोटे छोटे कणों के मिलने से बना है। आप इस पेपर को देख रहे हैं, अगर हम इस पेपर को, इस भाग को एक कण माने और यहाँ पे कण को माने तो दोनों देखो एक साथ मिल गए, तो ये आपका पिंड तो है मगर दृढ़ पिंड नहीं है। आप इसको फोल्ड करके एक छोटा सा शेप बना के अपने ऐसे हाथ में ले लिया, तो सारे कणों का हमने क्या किया, जितने भी कण थे उनकी सभी स्थितियों को हमने बदल दिया, ये आपका कहलाया। तो ये आपका क्या हुआ, दृढ़ पिंड नहीं है, एक पिंड है केवल। अब इसे आप ले ले, इसको अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे कण आपको दिखाई पड़ेगा, एक कण यहाँ दिखाई पड़ेगा। अब हम कितना भी इसको प्रेस करें, कितना भी इसको हम दबाने की कोशिश करें, तो ये कण इसके पास नहीं आ रहा। तो जब दो कणों के बीच या जो दूरी है वो बदले ना, इनकी स्थिति में परिवर्तन ना हो, तो ऐसे पिंडों को कहा जाता है दृढ़ पिंड। तो ये हमने इसी आकार का एक बनाया हुआ है, एक पिंड बना हुआ है जिसमें छोटे छोटे कण बने हैं। अगर इसके ऊपर चारों दिशाओं से बल लगाया जाए, पर हम चारों दिशाओं से बल लगाएं, जब इस पर चारों दिशाओं से बल लगेगा, फोर्स लगाएंगे, तो ये जो कण है, कण के पहले जो दूरी थी, प्रत्येक कण के बीच की जो पहले दूरी थी, वही दूरी बल लगाने के बाद बनी रही। बात समझ में आ रही है? बल लगाने के पहले जो कणों के बीच की दूरी थी वो बल लगाने के बाद भी वही बनी हो, तो ऐसे पिंड को कहा जाता है दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी, RIGID, रिजिड बॉडी बोलते हैं। आगे चल के आप देखेंगे कि कोई भी पिंड एक आदर्श आइडियल दृढ़ पिंड नहीं होता। का कारण कुछ ना कुछ विस्थापन होता है और इन विस्थापनों को हम नगण्य मान लेते हैं, तो हमको ऐसा एहसास होता है कि वो पिंड अपने आकार और आकृति को नहीं बदलता। अब तो ये शब्द आ रहा है आकार और आकृति, आकार व आकृति। जैसे एक छोटा सा गोला लो, एक हमने छोटा सा गोला लिया, एक हमने फुटबॉल ले लिया, ये मान लो फुटबॉल हो गया। अब हमने सूर्य को गोला मान लिया, बहुत बड़ा गोला हो गया सूर्य, ये हो गया सूर्य, ये हो गया फुटबॉल, ये छोटी सी हो गई गेंद। चलिए अब इसको देखकर आप आकार और आकृति का अंतर बताइए। तो तीनों का आकार गोल है, पकड़िएगा बात को बेटा, तीनों का आकार गोल है, यानी गेंद भी गोल है, फुटबॉल भी गोल है और सूर्य भी गोल है। और भी पिंड ले सकते हो, सरसों का दाना ले सकते हो, कोई छोटी सी कांच की गोली ले सकते हो, कोई और भी गोल ले सकते हो। तो सभी के आकार गोल है। और आकृति में बोलोगे कि गेंद की आकृति, गेंद की सॉरी गेंद की आकृति गोल है, फुटबॉल की आकृति गोल है और सूर्य की आकृति गोल है। लेकिन सबसे बड़ा जो आकार है, सूर्य का आकार सबसे बड़ा, उससे छोटा आकार फुटबॉल का और उससे छोटा आकार, तो ये आकार आकृति में फर्क है। तो ये हमारा कण के बारे में आपको जानकारी मिल गई, पिंड के बारे में जानकारी मिल गई, दृढ़ पिंड के बारे में जानकारी मिल गई। अब आपको बताते हैं स्थिति क्या चीज होती है के बारे में। स्थिति क्या है? पोजीशन।
तभी आपने क्लास 8 का पेपर दिया है और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा 31 मार्च को। तो आपकी क्लास में पोजीशन आएगी, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। तो यहाँ भी पोजीशन शब्द आप देखेंगे। अब सपोज ये करें कि जैसे आप एक कमरे में बैठे हुए, ये मान लो ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। यानी ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये दिशा पूर्व हो गई। एक व्यक्ति बीच में बैठा हुआ है, एक बच्चा इस व्यक्ति से 2 मीटर दूर इस पोजीशन यहां पर बैठा है, एक बच्चा इसी व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी पर यहां बैठा है, एक बच्चा इसी से 3 मीटर की दूरी पर यहां बैठा है और एक बच्चा इससे 0.5 मीटर की दूरी पर यहां बैठा। समझिएगा, एक आदमी बीच में कमरे के बीच में बैठा है, कमरे की चारों दीवार पर, इस दीवार पर, उस दीवार पर, उस दीवार पर, उस दीवार पर, चारों किनारों पर एक सीट लगी हुई है। तो एक बच्चा यहाँ पर मान लो बैठा हुआ है P, एक बच्चा हो गया Q, एक ये हो गया R, ये हो गया S, ये हो गया मैन। तो ये बच्चा क्या बोलेगा? ये बोलेगा ये आदमी मुझसे पश्चिम दिशा में 2 मीटर की दूरी पर बैठा। पी क्या बोलेगा? पी बोलेगा कि आदमी जो है वो मुझसे पश्चिम दिशा में 2 मीटर की दूरी पर बैठा है। तो ठीक उसी के सामने दीवार वाला बच्चा आर, वो क्या बोलेगा? आर बोलेगा नहीं, ये तो पूर्व दिशा में 1 मीटर की दूरी पर बैठा है। तो ये बच्चा क्यों क्या बोलेगा कि नहीं, ये दक्षिण दिशा में 0.5 मीटर की दूरी पर बैठा है। तो ये लास्ट वाला बच्चा जो है यस, वो क्या बोलेगा कि नहीं, ये उत्तर दिशा में 3 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो किसी की बात गलत नहीं है। यानी जो दक्षिण दिशा में बैठा है वो उत्तर दिशा की बात करेगा, इसी तरह जो दक्षिण दिशा में ना बैठ के जो उत्तर दिशा में बैठा है वो दक्षिण दिशा की बात करेगा, जो पूरब दिशा में बैठा है वो पश्चिम दिशा की बात करेगा और जो पश्चिम दिशा में बैठा है वो पूरब की बात करेगा। तो जो आदमी पूर्व में बैठा था वो बता रहा था पश्चिम की ओर है, जो पश्चिम में बैठा था वो बता रहा था पूर्व की ओर है, जो दक्षिण में बैठा था वो बता रहा था उत्तर की ओर है और जो उत्तर में बैठा था वो बता रहा है दक्षिण दिशा। ये बोल रहा है इतनी दूरी पर है, ये बोल रहा है इतनी दूरी पर है, ये बोल रहा है इतनी दूरी पर है। तो इससे आपको क्या जानकारी मिली कि किसी भी वस्तु की, अब हम इस व्यक्ति को मान लेते हैं वस्तु, यानी अब यही बन जाएगा कण या पिंड। तो किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें कितनी चीजों की आवश्यकता होगी? तो आपका जवाब होगा दिशा और दूरी। दिशा और दूरी। किसी वस्तु की स्थिति को बताना हो तो हमें 2 बातों का ज्ञान होना चाहिए, वो हमसे कौन सी दिशा पर है और कितनी दूरी पर है। इन दोनों में से किसी एक बात को आप छुपा लीजिए कि जैसे आपने दूरी को छुपा लिया तो केवल दिशा होने पर स्थिति नहीं बता सकते, कभी उत्तर होगा, कभी दक्षिण होगा, कभी पूरब होगा। या मुझसे 1 मीटर दूर है, उत्तर ही दिशा में बैठा हुआ है, 2 मीटर दूर है, फिर बोलोगे नहीं सर जी वो उत्तर दिशा में तो है, 3 मीटर की दूरी पे होगा। तो मैंने कहा उसकी स्थिति तो निश्चित करो। तुम कहोगे कंफ्यूजन हो रहा है, वो सर 1 किलोमीटर दूर बैठा है। सर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो दिशा तो तीनों के लिए एक ही है कि पूरब में ही भगे जा रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट एक्स पर है
कि वाई पर है कि जेड पर है, ये बताना मुश्किल हो रहा है। अब अगर दूरी होती, दिशा ना होता, तो भी हम स्थिति को नहीं बता पाएंगे। कैसे? जैसे कोई कण एक ऐसे वृत्त में घूम रहा है, अब केंद्र पर बैठा कोई व्यक्ति इसको यहां देखेगा, फिर कुछ देर बाद उसको यहां देखेगा, फिर कुछ देर बाद यहां देखेगा, यानी कण इस वृत्त पर लगातार घूम रहा है और ये केंद्र पर बैठा हुआ व्यक्ति वृत्त की परिधि पर घूमते हुए इस कण को बार बार देख रहा है। कुछ भी मान लो, व्यक्ति को देख रहा है, पिंड को देख रहा है, तो वो बोलेगा यार अभी तो यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ, यानी उसकी लगातार दिशा बदल रही है। अब चूंकि जो केंद्र पर बैठता है और जो जो वृत्त पे घूमता है, तो केंद्र से वृत्त की दूरी को कहा जाता है त्रिज्या। तो त्रिज्या तो हर जगह समान रहेगी, तो यहाँ पे दूरी समान हो गई लेकिन उसकी दिशा समान नहीं। अगर मैं इसको दो समान अर्धवृत्तों में बांट के इसको 4 भागों में बांट दूं, तो इस भाग को कहा जाएगा पूर्व, इसे कहा जाएगा उत्तर, इसे कहा जाएगा पश्चिम और इसे कहा जाएगा दक्षिण। तो कभी वो उस कण को पूर्व में देखेगा, तो कभी वो केंद्र पर बैठा हुआ व्यक्ति उसको उत्तर दिशा में देखेगा, कभी पूरब से उत्तर की ओर जाता हुआ देखेगा, कभी पश्चिम में देखेगा, कभी उत्तर से पश्चिम में जाता हुआ देखेगा, कभी पश्चिम से वो जाता हुआ दक्षिण दिशा में देखेगा, कभी दक्षिण से वो पूरब दिशा में देखेगा। तो दिशा और दूरी में जब तक दोनों निश्चित नहीं होंगे, तब तक हम उसकी स्थिति को निश्चित नहीं कर पाएंगे। एक बार मैं वीडियो को फिर से आपको स्टार्टिंग से समझा देता हूं, देखिए इसको। आपका पहला चैप्टर है गति का नियम। तो गति का नियम में समझने से पहले, गति के बारे में जानने से पहले आपको छोटी छोटी मूल बातों को जानना पड़ेगा। तो कण, अभी मैंने क्या बताया इसको जस्ट से पहले, कि कण बेटा ऐसी अवस्था है किसी पदार्थ की कि जिसको हम ना लंबाई में, ना चौड़ाई में, ना मोटाई में, ना गहराई में, ना त्रिज्या में, ना उसका आयतन, ना उसका क्षेत्रफल, कुछ भी ज्ञात नहीं कर सकते। उसी को कहते हैं कण। अब जब ऐसे छोटे छोटे कण मिलकर एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया कर कर एक आकृति का निर्माण कर लेते हैं, तो उसी आकृति को कहा जाता है पिंड। जैसे गोलाकार, चपटाकार, बेलनाकार, पिरामिड के आकार का, तो ये कहा घन के आकार का, घनाभ के आकार का, तो बन जाता है पिंड। तो कई कण, छोटे छोटे कण मिलकर आप इसको पिंड का निर्माण करते हैं। अब पिंड कई कणों के मिलने से बना होता है, तो इसी कण को हम कब कहेंगे दृढ़पिंड? इसी कण को हम कब कहेंगे दृढ़पिंड? जब ये जो छोटे छोटे कण हैं जिन्होंने पिंड को बनाया है, तो दो कणों के बीच जो बल लग रहा है, ये बल ये ना बदले, यानी कणों के बीच की स्थिति ना बदले। जब आप इस पर बाहर से बल लगाए, तो कण जितनी दूर, दो कणों के बीच की जो दूरी पहले थी वही अब भी बनी हुई। जैसे कि आपका दृढ़पिंड नहीं होगा, एक कण मान लो यहाँ पे है, दूसरा कण यहाँ है, तो दोनों कण देखो ये मिल गए, ये नहीं हो सकता। लेकिन इस मार्कर को मैं ऐसे नहीं मिला सकता मोड़, यहाँ वाला कण और यहाँ वाला कण कभी भी मिल नहीं सकता। जैसे हमारी ये रुमाल है, ये रुमाल है, इस रुमाल में एक कण यहाँ, एक कण यहाँ, दोनों ये मिल गए। अब इस रुमाल को मैंने देखिए बिल्कुल इस तरह के शेप में कर दिया, तो हर कणों के बीच की दूरी कम ज्यादा होगी। तो ये क्या है? पिंड तो है लेकिन दृढ़पिंड नहीं है। लेकिन हमारा ये मार्कर पिंड होने के साथ साथ दृढ़पिंड होगा कि जब हमने इस पे बाहर से बल लगाया, तो बल लगाने पे इन कणों के बीच की कोई दूरी नहीं बढ़ी, ये आपका दृढ़पिंड होगा। इसके बाद आता है आपका आकार और आती है आकृति। आकृति तीनों की गोल है, फुटबॉल की, सूर्य की और छोटे से गेंद की। लेकिन आकार सबसे बड़ा किसका है? सूर्य का आकार सबसे बड़ा है,
फुटबॉल का आकार उससे छोटा है और गेंद का आकार उससे भी हो सकता है, इससे भी छोटी वस्तु आ जाए। तीनों की आकृतियां क्या है, गोल है, और आकार सबसे बड़ा सूर्य का है। तो ये आकार और आकृति का फर्क होता है। इसके बाद हमने आपको बताया कि स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमारे पास दिशा और दूरी होनी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति यानी एक मैन एम पॉइंट पर बैठा है, एक बच्चा पी पर बैठा है, एक बच्चा आर पर बैठा हुआ है, एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है क्यू पॉइंट पर, और एक बच्चा बैठा है एस पॉइंट। पी से इसकी दूरी है 3 मीटर, इसकी दूरी मान लिया 1 मीटर, इसकी 2 मीटर या इसकी 0.5 मीटर। तो पी वाला क्या बोलेगा, देखिए ये दिशा का निर्धारण होता है इस तरह। कॉपी में ऊपर की दिशा में उत्तर, उत्तर का विपरीत हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया आपका पश्चिम। तो ये बच्चा क्या बोलेगा, ये बच्चा अगर आप देखिए पिक्चर में, तो यहाँ ये पी वाला पूरब में बैठा है, तो क्या देख रहा है कि आदमी इससे कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में कि पश्चिम दिशा में है। ये बोलेगा कि पश्चिम दिशा में। कितनी दूरी पर बैठा हुआ है, 3 मीटर की दूरी। तो ये वाला बच्चा क्या बोलेगा, यानी ठीक इसके सामने वाला आर बच्चा क्या बोलेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं ये तो पूरब दिशा में है। ये वाला देखेगा बोलेगा पूरब दिशा में है, और दूरी कितनी होगी, 1 मीटर हो गई। तो ये जो बैठा है क्यू पर, ये यहाँ जो क्यू पर बैठा है, तो वो क्या बोलेगा, दक्षिण दिशा में है। क्यू वाला बोलेगा नहीं नहीं ये तो दक्षिण दिशा में है और 0.5 मीटर की दूरी पर है। और जो लास्ट वाला बच्चा बैठा हुआ है दक्षिण दिशा पर, यानी यहाँ बैठा हुआ है, वो बोलेगा नहीं ये बच्चा तो उत्तर दिशा में है और 2 मीटर की दूरी। इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमारे पास दिशा और दूरी दोनों होना चाहिए। अगर मैं दिशा निश्चित कर दूं और दूरी को छुपा दूं, जैसे मैं यहां पे हूं और मैंने कहा कि इसकी दिशा हो गई पूर्व, यानी ये पूर्व दिशा में है, और दूरी को मैंने कर दिया निश्चित, तो कहां निश्चितता हो पाएगी, ये 1 मीटर की दूरी पर है, ये 1 किलोमीटर की दूरी पर है, ये 1000 किलोमीटर की दूरी पर है, ये बताना मुश्किल है। और अगर आप दूरी निश्चित कर दो कि केंद्र पर बैठ जाओ आप और एक वृत्त पर कण को दौड़ाते रहो, तो वृत्त के परिधि पर दौड़ रहा है केंद्र, तो कण से और केंद्र पर बैठे हो आप, तो कण से केंद्र की दूरी जिसे हम बोलते हैं त्रिज्या, वो निश्चित हो जाएगी। तो यहाँ क्या निश्चित हो गया, दूरी। लेकिन एक बार वो पूरब दिशा में दिखेगा, एक बार उत्तर दिशा में दिखेगा, फिर पश्चिम दिशा में दिखेगा और फिर दक्षिण दिशा में दिखेगा। तो यहाँ क्या हो गया, निश्चित दिशा। तो अब दिशा और दूरी जब तक दोनों निश्चित नहीं होंगे तब तक हमें वस्तु की स्थिति का निर्धारण नहीं। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी तब आप शुरुआत में पहुंच पाएंगे इसकी पहली हेडिंग गति पर। तो गति क्या चीज होती है, मोशन। जैसे हमारे पास मान लो एक मूल बिंदु है, ये हमारा हो गया वो मूल बिंदु, या इसको हम कह सकते हैं संदर्भ बिंदु, या इसको हम कह सकते हैं क्रिया बिंदु। तो यहां से कोई एक ऑब्जेक्ट, तो उसके पास क्या बना हुआ है, स्थिति। क्या बना हुआ है, स्थिति। और स्थिति में कई बातें आती हैं, दूरी और दिशा, और एक है समय। देखो एक शब्द आता है, हमेशा लिखा जाता है समय के साथ, और एक शब्द आता है सापेक्ष। तो सापेक्ष का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन हो रहा है। इसको मैं तुमको थोड़ा सा बताता हूं।
कि जैसे मान लो मैं अपने ससुराल गया तो हमारे ससुर जी हमको क्या बोलेंगे, दामाद जी बोलेंगे। हमारा साला मुझे क्या बोलेगा, जीजा जी बोलेगा। आप समझिएगा, मैं हूं रजनीश जी, लेकिन मेरे साले ने मुझको क्या बोला, दामाद जीजा जी बोला। हमारे ससुर क्या बोलेंगे, दामाद जी। हमारे साले का बच्चा क्या बोलेगा, फूफा जी आए। और मान लो कि हमारे पत्नी की सिस्टर है तो उनका बच्चा क्या बोलेगा, मौसा जी आए हैं। तो मैं हूं तो रजनीश ही, लेकिन मेरे 4 नाम हो गए। क्या क्या हो गए, फूफा जी, मौसा जी, दामाद जी और जीजा जी। साला क्या बोलेगा, जीजा। तो इस सापेक्ष का मतलब जैसे परिवर्तन हो रहा। ऐसे 3 बच्चों को खड़ा कर दो क्लास में, सबसे छोटा बच्चा, उसके बाद का बच्चा और सबसे बड़ा बच्चा। तो सबसे बड़े वाले बच्चे के लिए सापेक्ष शब्द नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों उससे छोटे हैं। एक बच्चा आपका हो गया, एक बच्चा हो गया ए, दूसरा बच्चा हो गया बी और तीसरा बच्चा हो गया सी। तो तीसरा वाला सबसे लंबा है, बी से भी लंबा है और ए से भी लंबा है। तो सी के लिए सापेक्ष शब्द नहीं आएगा क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। और ए के लिए भी सापेक्ष शब्द नहीं आएगा। क्यों, ए से बी भी बड़ा है और ए से सी भी बड़ा है। अब फंसा बच्चा बीच वाला बी। बी वाला ए वाले से बड़ा है, बी वाला बच्चा ए से बड़ा है, लंबाई में बड़ा है, और सी वाले से छोटा है। तो बी वाले के लिए सापेक्ष वर्ड आएगा। तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि सापेक्ष शब्द, ये अभी दोनों शब्द समय के साथ और सापेक्ष, ये दोनों शब्द अभी आपको इस पूरे पाठ में गति के नियम में मिलेंगे। दोनों को समझना जरूरी था। तो सापेक्ष शब्द उसके साथ आता, इसमें परिवर्तन हो रहा। बात तो समझ में आ गई। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, एक वेस्ट इंडीज का सांवला बच्चा, एक हिंदुस्तान का बच्चा, मान लो हम ही, और एक इधर खड़ा हुआ है अंग्रेज। अब बताओ कि वेस्ट इंडीज के बच्चे, हमारे और गोरे वाले अंग्रेज, किसके लिए सापेक्ष शब्द आएगा, सोच के बताना इसको। ठीक, कमेंट में भेजना इसको। तो ये 2 वर्ड आपके समझ में आ गए। एक वर्ड आपको, एक शब्द समय आ गया और दूसरा आ गया सापेक्ष। तो सापेक्ष के लिए आपको मैं क्वेश्चन भेज रहा हूं। आप लाइव पाठशाला को सब्सक्राइब करिएगा और इसे फिर भेजिएगा। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, भी जानते हो। तो चंद्रमा के लिए सापेक्ष शब्द नहीं लिखा जाता, जबकि मानव निर्मित ऐसे कई उपग्रह, हम कहते हैं कृत्रिम उपग्रह, वो छोड़े गए जो पृथ्वी की बंद कक्षा में परिक्रमा करते हैं, तो उनके लिए सापेक्ष शब्द आता है। लेकिन पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के लिए सापेक्ष शब्द नहीं आता। और दूसरा है समय। समय लगातार परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। यानी आज जिसे आप कहते हो कल, यानी कि 20 तारीख को ये पास्ट बन जाएगा, बीता हुआ कल। और जो आज आने वाला कल है, जिसको आप टुमारो कहते हो, वो आपका बन जाएगा प्रेजेंट, वर्तमान। और जो परसों है वो हो जाएगा आने वाला कल। तो समय लगातार परिवर्तित हो रहा है, समय रुकेगा नहीं। आप पढ़ें ना पढ़ें, हम पढ़ाएं ना पढ़ें, हम घूमे टहले, समय अपनी ही गति से चलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि समय को जिसने पकड़ लिया वही आगे जाता है। समय को पकड़ने का मतलब कि अपना काम टाइम से करने का मतलब होता है। ये गलत कहावत है कि सुबह का भूला शाम को घर आए तो देर नहीं हुई। देर हो गई क्योंकि आपके 12 घंटे निकल गए आपके हाथ से। तो इन 2 शब्दों को आप जान गए होंगे। और संदर्भ बिंदु का मतलब जहां से खेल शुरू होगा,
क्रिया बिंदु का मतलब जहां से खेल शुरू होगा। तो अगर किसी वस्तु की स्थिति, तो जहां बेटा स्थिति बोलेगा तुरंत पकड़ लेना कि वहां दिशा और दूरी की बात कर रहा है। ये दिशा और दूरी किसकी होगी? किसी कण की होगी या किसी पिंड की होगी। फिर पकड़िएगा बात को। एक आएगा कि संदर्भ बिंदु, कोई कण की स्थिति का परिवर्तन जहां से बताएंगे। स्थिति में कई बातें आएंगी, दिशा और दूरी। स्थिति किसकी बदलने जा रही है? कण हो सकता है या पिंड। अभी हम शुरुआत करेंगे कण से, पिंड को बाद में जोड़ेंगे। संदर्भ बिंदु। और समय के साथ कौन सा वर्ड आएगा? साथ। समय के साथ। तो अगर समय बीतने पर, जैसे 1 मिनट का समय दे दिया आपने, 2 मिनट का समय दे दिया, अगर समय बीतने पर, अब कितना देखो लॉजिक पकड़ में आ रहा है। अगर समय बीतने पर, समय बीत रहा है, मान लो आपने कहा सर जी हम 10 सेकेंड देंगे, तो चलो ठीक है 10 सेकेंड दिया, हम ही को कण मान लो कुछ देर के लिए कि हम कण हैं। तो हमारा क्या क्या बदल जाए? दिशा और दूरी। तो ठीक है, चलो मैं आपके सामने वीडियो पे खड़ा होता हूं, 10 सेकेंड और समय शुरू होता है अब। अब बताइए कि इन 10 सेकेंड के समय में आपने मुझको कण माना था, तो क्या मेरी दिशा बदली? नहीं बदली। क्या मेरी दूरी बदली? नहीं बदली। तो इसी को कहा जाएगा विराम की अवस्था। विराम की अवस्था। शायद आपको पकड़ में आ गया होगा। आप अपने घर में कुर्सी लगा के बरामदे में बैठ जाइए और बाहर किसी पेड़ को देखिए। अगले 10 सेकंड तक क्या वो पेड़ आपको दाएं बाएं होता दिखेगा? कि वो उत्तर दिशा में था, दक्षिण दिशा में चला गया हो, या आपके पास में आ गया हो, या आपसे दूर चला गया हो, या आपकी पीठ के पीछे आ गया हो। तो अगर वो उन 10 सेकंड में अपनी दिशा और दूरी को नहीं बदला, तो आप बताएंगे सर पेड़ हमारे लिए विराम में। अब गति की अवस्था को देख लेते हैं। अगर यही चीजें जो अब तक नहीं बदल रही थी वो बदल जाए, कोई एक चीज बदल जाए या दोनों बदल जाए, मतलब दिशा बदल जाए या दूरी बदल जाए, या केवल दिशा बदल जाए, या पूरी दूरी, केवल दूरी बदल जाए। एक बार फिर, किसी कण की स्थिति की विराम की अवस्था कब होगी? तो स्थिति का निर्धारण करने के लिए कौन से दो लोग आते हैं? दिशा और दूरी। वो दोनों ना बदले, लेकिन मुकर्रर समय में, एक निश्चित समय में, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, अपने हिसाब से समय को निश्चित कर लो कि उस समय के पैरामीटर में, उस समय के बाउंड्री में, सीमा में उस कण की स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, दिशा दूरी में परिवर्तन नहीं, तो वो विराम में कहलाएगा। और उन दोनों में किसी एक में परिवर्तन हो जाए, दिशा बदल जाए या दूरी बदल जाए या बेटा दोनों बदल जाए, तो आप कहेंगे सर वो कौन सी अवस्था में आ गया? जी हाँ, इसी को कहते हैं गति। और यही है आपका पहला पाठ, गति का नियम। इसका मतलब कि अब गति में आपका किसी वस्तु का स्थिति बदलने वाला है, यानी दूरी और दिशा बदलने वाली है। तो ये स्थिति बदलेगी तो क्या आएगा? भूकंप आ जाएगा, दूरी आएगा, विस्थापन आएगा, चाल आएगा, वेग आएगा, चाल के प्रकार आएंगे, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल, एक समान वेग, असमान वेग, तात्क्षणिक वेग, त्वरण, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, स्पर्शरेखी त्वरण, ये सब आपके पैरामीटर शुरू हो जाएंगे। सिर्फ एक छोटी सी बात में परिवर्तन हुआ बेटा, केवल और केवल स्थिति। तो वहां योग, मेरा विश्वास होगा कि आपको छोटा सा ये प्यारा सा वीडियो पसंद आया होगा।
आप जुड़ेंगे तो आपको इसी के साथ साथ यहीं से मैं 9 से ही फाउंडेशन लेवल की तैयारी शुरू कराऊंगा और नीट आईआईटी के लिए आपके लिए बहुत ही मुफीद वीडियो होगा। आप लाइव पाठशाला से जुड़िए, हमारी पूरी टीम पूरे एनर्जी के साथ अच्छे अच्छे विषय विशेषज्ञों को लेके आ रही है और आप जुड़ेंगे, आपको बिल्कुल आपको ये मैं गारंटी दे रहा हूं इसी चैनल से, अपने लाइव पाठशाला के चैनल से, कि आपको यहीं से बैठे बैठे आप क्लास 11th की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आप ये खुद महसूस करेंगे कि हमें जो कॉन्सेप्ट मिला, जो संबोध मिला हमें, वो हमें कहीं भी पूरे मार्केट में किसी भी कहीं से भी नहीं मिल रहा है। उससे आपको बिल्कुल अंतर समझ में आएगा कि 20 और 50 का बेटा अंतर है। आप इन वीडियोस को जुड़िएगा, पढ़िएगा, कहीं से कोई आपको दिक्कत, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तुरंत अपने कमेंट्स को भेजिए। कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो जी जो भी बातें आज आपको बताएंगे, स्थिति के बारे में, कण के बारे में, कण के सापेक्ष शब्द के बारे में, समय के बारे में, संदर्भ बिंदु के बारे में, इसको आप पर चर्चा करिए। अगले वाले वीडियो में हम सीधे आपको जोड़ देंगे कि गति, जब आप जान गए गति के बारे में और इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आगे अब जो इसके बाद वीडियो आएगा, चाल, दूरी, त्वरण, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, वहां आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी। और ये पूरी मैं गारंटी आपको दे रहा हूं कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे, लाइव आपकी क्लास चलेगी तो उसी समय आपको याद हो जाए, आपको इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप इसको रटिए। तो ठीक बेटा, इसी के साथ आज का वीडियो को विराम किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।